दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू दोस्तों। और इस सीरीज में हम फिर से आपके लिए वही चीज़ लेके आए हैं जो आप हमसे मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। मैं यूपीएससी में वो सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो यूपीएससी पूछ देता है और आप उसको छोड़ के चले आते हो, यार ये यूपीएससी ने पूछा तो कहाँ से पूछा। उसके लिए मैं ये पूरी सीरीज लेके आऊँगा। हालांकि दोस्तों हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़ गए हैं ये फ्री ऑफ कास्ट हैं, अभी तो फ्री ऑफ कास्ट हैं। जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो सीरीज हम चलाने वाले हैं ये रुकने वाली सीरीज नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहते हैं तो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे आने वाले समय में। किस तरह से पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सीरीज फ्री रखूँगा, आने वाले समय में मैं इसको मतलब इसकी कास्ट देनी पड़ेगी। तो जो पहले बच्चे हमारे 1000 या मतलब मैं इस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ 1000 या इससे कम की रखूँगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहें अभी जुड़ सकते हैं, इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके या दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका जो है कि 34 तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पेशा अधिनियम की धारा n के अनुसार राज्य विधानमंडल को कानून बनाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए पेशा अधिनियम जो होता है वो ज़्यादातर जनजातियों से रिलेटेड था, 1996 में आया था, उससे ये रिलेटेड था। तो ये पारंपरिक जनजातियों कानूनों को सामाजिक प्रथाओं का केंद्रीय मतदाताओं केवल शहरी मतदाताओं के लिए विदेशी पर्यटकों की सुविधा करना और केवल अपनी पार्टी के घोषणा पत्र का। तो जहाँ पे भी जनजाति दिख जाए ज़्यादातर ये वही जनजाति या आदिवासी उसी से रिलेटेड है, उसी का जो है ये आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मीठी क्रांति। मीठी क्रांति वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे सॉल्व आएगा नहीं, इसको हमें हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्री करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री हमने कर दिया इसको और अब चलते हैं हम। देखिए भारत न्यूजीलैंड सहयोग में बी कीपिंग मधुमक्खी पालन को जो है स्वीट रिवॉल्यूशन मीठी क्रांति के तहत क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए मधुमक्खी पालन को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, बात यह है चीनी मिलों को बंद करने के लिए, शहद का उपयोग ईंधन के रूप में करने के लिए, शहद की गुणवत्ता बढ़ाना और परागकण पोलिनेशन में सुधार करना, ये जो है प्लान बनाया जा रहा है, या जंगलों में खतरनाक मधुमक्खियों को छोड़ने के लिए। ये बढ़ावा किस लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि शहद की गुणवत्ता को बढ़ाना और परागकण को उसमें सुधार करना, इसलिए जो है इसको क्यों नहीं बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। दिया नहीं जा रहा है, इसमें नहीं है, दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है शहद की गुणवत्ता को क्या करना, सही करना और भारी मात्रा में प्रोडक्शन जो है लेकर आना, इसलिए इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है आजकल, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं बैठा रहता हूँ इसलिए ऐसा सिस्टम हो गया है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पेशा अधिनियम के तहत यदि किसी अनुसूचित क्षेत्र में कोई विवाद होता है तो पारंपरिक न्याय व्यवस्था का दर्जा किसे प्राप्त है, उसे अवैध घोषित कर दे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए, उसे मान्यता दी गई है, उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो क्या झगड़े को बढ़ावा दोगे। उसे पूरी तरह अनदेखा किया जाना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है। बात यही वाली सही है, कोर्ट ही उसको सुनेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में ही केवल सुना जा सकता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, चलते हैं दोस्तों। छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने जो है फोंटेरा डेयरी सहकारी मिल भारत के अमूल के बीच मुख्य समानता क्या है। दोनों किसानों के लिए वेतन नहीं, कोई वेतन नहीं मिलता है। दोनों में किसानों को कोई वेतन नहीं मिलता है, दोनों केवल दूध बेचते हैं।
दोनों केवल सरकार नियंत्रित करते हैं, दोनों किसानों के स्वामित्व सहकारी संस्थाएं हैं। किसानों के स्वामित्व वाली ये बात तो सही है, दोनों केवल दूध बेचते हैं, दूध तो केवल नहीं बेचते हैं क्योंकि दूध के प्रोडक्ट ये बेचते हैं। तो ऑप्शन जो इसका निकल के आएगा, दोनों किसानों के स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाएं हैं। ठीक है, सहकारी संस्थाएं हैं, ये बात सही है। दोनों दोस्तों दूध तो नहीं, दोनों बेचते हैं लेकिन और भी प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसा नहीं है दूध ही बेचते हैं। फोंटेरा जो है ये न्यूजीलैंड की है। पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सीटों में आरक्षण कम से कम कितना होना चाहिए? पूरी तरह से 100%, जनसंख्या के केवल 10%, कोई आरक्षण नहीं, कम से कम आधा, कम से कम जो है आधा होना चाहिए, आधे से कम नहीं होगा, आधे से ज़्यादा होगा। जो भी आरक्षण दिया जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सीटों का, उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण होगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड में एग्रो डिप्लोमेसी एग्री टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ग्लोबल टैक्स ऑफिस, इंडिया न्यूजीलैंड एग्री इनोवेशन हब, फार्मिंग पेंशन स्कीम, सोशल मीडिया ग्रुप। दोस्तों इंडिया न्यूजीलैंड एग्री ग्रुप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो है यही वाला सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को धार्मिक स्थलों के प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। आदिवासियों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की स्वायत्तता के लिए, वहाँ से सोना निकालने के लिए, उन्हें होटल में बदलने के लिए, उन्हें बंद करने के लिए। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन नहीं हैं। ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर। धार्मिक स्थल जो होंगे वो आदिवासियों के सांस्कृतिक और अधिकारों की स्वायत्तता देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये जो बना हुआ दिख जाता है यही वाला सही आंसर होता है, बल्कि ये वाला पूरी तरह से सही नहीं है। ये आपको जो बना हुआ दिखता है ये सही आंसर नहीं होता है। ठीक है, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के धार्मिक स्थलों को प्रबंधन के लिए, ये तो वही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, ये कहाँ चला गया, इसको फ्री हैंड कर लेते हैं। मैं तो इधर लेके आता हूँ, ये भाग रहे हैं। अगला देखिए, न्यूजीलैंड के साथ कीवी फल के व्यापार में इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क में भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा? सभी फल मुक्त मिलने लगेंगे, कीवी फल पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित हो जाएगा, भारतीय आमों में मिठास बढ़ जाएगी, या कीवी फल की कीमतें कम हो जाएंगी, उपलब्धता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो है यही होगा। दोस्तों यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, आपको लगेंगे कि ये बहुत सरल है, दिख रहे होंगे बड़े सरल हैं, यही वाला सही होगा। कभी कभी सरल जो भी सही लगता है वो होता नहीं है। ठीक है, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो होते बड़े सिंपल हैं, आपने पढ़े नहीं होते हैं क्योंकि उन पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वही क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सभी फल मुफ्त मिलने लगेंगे, कीवी भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा, या भारतीय आमों की मिठास बढ़ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, ध्यान रखिएगा। और कोई एक ही सही होगा या कुछ और भी टाइप से क्वेश्चन, हम जितने भी टाइप से जटिल वटिल भी सारे क्वेश्चन ले आएंगे, ये अभी शुरुआत है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए, पेशा अधिनियम के तहत किस धारा में ग्राम सभा की शक्तियों का वर्णन किया गया है? ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं उसका वर्णन किस धारा में किया जाए? प्रस्तावना में किया गया, धारा 2 में किया गया, धारा 4 में, या धारा 100 में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धारा 4 जो है वो पेशा अधिनियम की सबसे बड़ी धारा है, इसी में सब का वर्णन किया गया है। बने रहिएगा हमें। भारत में जो है न्यूजीलैंड के लिए क्वालिटी कंट्रोल निश्चित करने के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है, ये इसकी बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है, यह एक प्रकार का नया अनाज है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का निवास है,
एक विदेशी अंतरिक्ष उपग्रह है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस, तो ये क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है दोस्तों। ये कुछ नहीं है नया प्रकार का अनाज वगैरह, कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है। ठीक है, एलिमेंट्रियस। अगला देखिए, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की जो बैठकों की अध्यक्षता आम तौर पर कौन करता है? आमतौर पर ग्राम सभा की एक व्यक्ति जिसे ग्राम सभा के सदस्य पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार चुने, स्थानीय पटवारी या पड़ोसी गांव का सरपंच या जिले का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। दोस्तों, जो गांव का होगा आदमी वही ग्राम सभा का सदस्य होगा, पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार चुने जाते हैं, वही इसका जो है क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड के जो फिशरीज टेक्नोलॉजी है सहयोग में डीप सी ट्रोलिंग पर भारत का रुख क्या है? मछली पकड़ने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए या पूरी तरह से ट्रोलिंग अनिवार्य बनाना है, इसे हतोत्साहित करना, पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा करना या समुद्र के पानी को सुखाना है? तो इसे हतोत्साहित करना, पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा करना, ये इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, इसे क्या करना है, डीप सी ट्रोलिंग, मतलब जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, डीप सी ट्रोलिंग वालों को हतोत्साहित किया जाए, इसका उद्देश्य है। पेशा अधिनियम धारा 4C के तहत प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए? एक शॉपिंग मॉल होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए, एक निजी बैंक की शाखा होनी चाहिए, एक ग्राम सभा होनी चाहिए, एक ग्राम सभा होनी चाहिए। दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब बहुत, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन सोचो, एक बात आप सोचो, कोई दूसरी बात मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ। सोचो, आप यूपीएससी में बैठे हैं लेकिन आप पेशा अधिनियम को ही नहीं जानते हैं, तो इसमें से क्या ऑप्शन लगाएंगे? है तो ऑप्शन बहुत सरल, लेकिन पेशा को ही नहीं जानते, पेशा है क्या? तो जब पेशा ही नहीं जानते तो इसमें से जो मर्जी चाहे वो टिक करके चले आओगे। है तो बहुत सरल क्वेश्चन, एक ग्राम सभा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बात वो बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं, भारत न्यूजीलैंड एग्रो डिप्लोमेसी का महत्व क्या महत्व है? देखिए, एग्रो डिप्लोमेसी का महत्व क्या है, ये बात इसमें कही गई है। किसानों को केवल अंग्रेजी में पढ़ाना, किताबों को खेत में बोना, ये क्या लिखा है यार, पशुओं के लिए स्कूल खोलना या भारतीय छात्र को न्यूजीलैंड में उन्नत कृषि तकनीकी सीखने का मौका मिलना। देखिए, एग्रो डिप्लोमेसी, एग्री एजुकेशन का महत्व ये है कि यहाँ के जो छात्र हैं 5000 वीज़ा देने की बात जो है न्यूजीलैंड ने की है। 5000 जो है वो वीज़ा जारी करेगा, जिससे मतलब पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो उससे यही होगा कि न्यूजीलैंड के उन्नत कृषि तकनीकी को सीखने का जो है मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को भूमि हस्तांतरण, लैंड एलिनेशन रोकने के लिए ग्राम सभा की शक्ति किसकी है? ग्राम सभा सोने की ज़मीन में बदल सकती है, ग्राम सभा अवैध रूप से छीनी गई ज़मीन को वापस दिला सकती है, ग्राम सभा अपनी मर्जी के बेघर कर सकती है, ग्राम सभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ग्राम सभा जो अवैध रूप से छीनी गई ज़मीनें हैं उनको वापस दिलाने का काम पेशा अधिनियम के तहत करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट में भारत के किसानों को क्या वैश्विक लाभ मिलेगा? यूरोपीय, अमेरिकी, भारतीय उत्पादों में से बेहतर दाम में मिलना। कहने का मतलब ये है कि यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में उनके उत्पादों को बेहतर दाम मिलेंगे। ये बात ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो है भारत के किसानों को क्या वैश्विक लाभ मिलेगा? लाभ ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़े आएंगे, जो आगे के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की शक्तियों में निम्नलिखित में से किसमें है? इसको हम हटा देते हैं, टिक नहीं लगा पाएंगे अब। ठीक है, अब देखिए, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा
अनुसूचित क्षेत्रों को अधिग्रहण करने की शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा को अनुसूचित मतलब उसका जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो ग्राम सभा को बताओ, और ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्रों वाली संस्थाओं और स्थानीय योजनाओं को नियंत्रण रखने की शक्ति है। ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है। इस तरह से अगर जो हम बात में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसके नीचे आया होगा जो कि सही होगा। ठीक है, दोनों ही सही आंसर इसके दोस्तों हैं। डी नंबर 2 था। ठीक है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत न्यूजीलैंड सहयोग में ट्रेसिएबिलिटी सिस्टम जो है खोजने की क्षमता वाली का मुख्य लाभ क्या है। उपभोक्ताओं के उत्पाद मूल स्रोत और प्रसंस्करण इतिहास की जानकारी देना, केवल मिट्टी के पोषक तत्वों को जांच करना, खेती में उपयोग होने वाली पानी की मात्रा को कम करना, बीज की आनुवंशिक संरचना को बदलना। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड सहयोग में ट्रेसिबिलिटी है। ट्रेसिबिलिटी का मतलब है सिस्टम जो ट्रेस करना, उस सिस्टम है। खोजने की क्षमता वाली प्रणालियाँ का मुख्य लाभ क्या है। तो उपभोक्ताओं के उत्पाद मूल स्रोत और प्रसंस्करण के इतिहास की जानकारी देना है। किस प्रकार से उपभोक्ता जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आनुवंशिक संरचना को बदला नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि उत्पाद का मूल स्रोत क्या है और प्रसंस्करण इतिहास की जो भी जानकारी होगी के इतिहास की जानकारी हमें शेयर करना रहेगा इसके थ्रू, ट्रेसिबिलिटी के थ्रू। ठीक है, पेशा अधिनियम के तहत अध्यक्षों को जो है चेयरपर्सन के पदों पर आरक्षण के बारे में क्या अनिवार्य है। आरक्षण के बारे में क्या अनिवार्य है। देखिए, अध्यक्ष का पद रोटेशन आधार पर श्रेणियों पर खुला रहेगा। राज्य सरकार तय करेगी किसे अध्यक्ष बनाना है। सभी सदस्यों को पंचायतों के अध्यक्ष पद पर पूरा नहीं दिया है। सभी पंचायतों के अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ये है। तो सब ये जो मतलब है, यही इसका सही आंसर है कि जो सभी स्तरों के पंचायतों के अध्यक्षों अनुसूचित जातियों के लिए इस मतलब आरक्षित रहेंगे। जितने भी स्तर के पंचायत हैं, पंचायत स्तर के अध्यक्षों का जो पद होगा वो अनुसूचित जातियों के लिए ही आरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। न्यूजीलैंड जो है, क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूजीलैंड एफटीए में एसपीएस मेजरमेंट के तहत, ठीक है, एफटीए में एसपीएस मेजर के तहत इक्विवेलेंट तुल्यता का सिद्धांत क्या है। पशुओं और पौधों में केवल एक प्रकार की दवाओं का उपयोग करना। दोनों देश स्वीकार करते हैं कि अलग अलग मानक समान स्तर की सुरक्षा प्रदान किए हैं। दोनों देश एक ही प्रकार के बीज बोएंगे और निर्यात और आयात पर समान मात्रा में कर। ये बात गलत मतलब अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। पशुओं और पौधों में केवल एक ही प्रकार की दवाओं, सॉरी ये भी बात गलत है, ये वाली बात सही नहीं है, ये वाला सही हो सकता है। दोनों देश स्वीकार करते हैं कि अलग अलग मानक समान स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि अलग अलग मानक, जो आपके मानक हैं, जो हमारे मानक हैं, वो समान स्तर की मतलब एक अच्छे स्तर की क्या प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये भी बात सही है। पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु अनाजों को पट्टा देने की हेतु प्रशंसा करना अनिवार्य है। किससे आप प्रशंसा करेंगे, किससे आप कहेंगे। केंद्रीय खनन विभाग से, ग्राम सभा के उपयुक्त स्तर के पंचायत से, या जिला कलेक्टर से, या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से, किसके द्वारा जो है आप करेंगे। तो पेशा जो है अधिनियम जो जुड़ा ही है वो जनजातियों से, तो ग्राम सभा स्तर की जो है पंचायतें होंगी उनसे हम इसकी सिफारिश करेंगे दोस्तों। अगला, न्यूजीलैंड के साथ पास्चर मैनेजमेंट चारागाह प्रबंधन के साथ किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जिसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आईटी क्षेत्र लिखा, सॉफ्टवेयर विकास, या पशुपालन डेयरी फार्मिंग को, या भारी उद्योगों को। दोस्तों जो फ़ायदा मिलेगा
वो किसको, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को मिलेगा, क्योंकि ये सी को अभी रोक के रखा गया है। ये जो है इसको मतलब पाश्चर चारागाह प्रबंधन के लिए यही वाला जो ऑप्शन सही होगा, पशुपालन और डेयरी फार्मों को प्रबंधन सहयोग में किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना, यही इसके थ्रू यही वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेशा अधिनियम के तहत धारा 4 के अनुसार गांव के जो संरचना के बारे में सत्य कौन सा है। गांव का निर्धारण केवल जिला मजिस्ट्रेट की पसंद पर निर्भर है, या कह सकते हैं गांव में कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, आमतौर पर आवासों में समूह हैमलेट में होना चाहिए, शहरों के बाहर इलाके में पेशा के तहत गांव माने जा सकते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, आमतौर पर एक आवास या आवासों का समूह शामिल होगा, एक आवास या आवासों का समूह शामिल होगा। तो शहरों के बाहरी पेशा के तहत गांव माने जाएंगे, शहरों के बाहरी इलाके भी पेशा के तहत गांव माने जाएंगे। गांव का निर्धारण केवल जिला मजिस्ट्रेट की पसंद पर निर्भर करता है। ये बात गलत है बेटा, सबसे सही आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन होगा कि शहरों के बाहर जो इलाके हैं वो पेशा के तहत गांव माने जाएंगे। ये बात सही है, शहर के जो बाहर इलाके होंगे वो पेशा के तहत क्या माने जाएंगे, गांव माने जाएंगे। ठीक है, जो कि यही बात इसकी सही है। एक मिनट, भारत न्यूजीलैंड कूटनीतिक में जलवायु विकास ये एक मिनट पिछला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। पेशा के तहत 4B के अनुसार गांव की संरचना के बारे में पसंद पर निर्भर कर, जिला मजिस्ट्रेट की पसंद पर निर्भर करता है, इसकी पसंद पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। पेशा के जो गांव शहर के बाहर होंगे वो गांव माने जाएंगे। ठीक है, भारत न्यूजीलैंड के लिए कूटनीतिक एक प्रकार से रेजिलिएंट मतलब लचीला, एक प्रकार से जलवायु लचीली फसल के विकास में वैश्विक लक्ष्य क्या है। सतत विकास लक्ष्य 2, नाभिकीय सशस्त्रीकरण अन्वेषण लक्ष्य, या केवल समुद्री सीमाओं का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सतत विकास 2 जीरो हंगर जो है ये पेशा अधिनियम के तहत जलवायु रेजिलिएंट क्लाइमेट क्राफ्ट जलवायु लचीली फसलों का विकास लक्ष्य से जुड़ा है। अगला पेशा के तहत ग्राम सभा को धार्मिक स्थलों की पारंपरिक मान्यता और सुरक्षा करने के लिए किस संवैधानिक मूल्य को दर्शाता है। शहरीकरण को बढ़ावा देना, आर्थिक उदारीकरण, कठोर केंद्रीकरण, या सांस्कृतिक स्वायत्तता और बहुलवाद को जो है बढ़ावा देता है। इतना राइट आंसर है भाई। MFP के स्वामित्व भूमि अधिग्रहण के परामर्श शराब बिक्री को विनियमित करने का अधिकार है। तो 2025 प्रीलिम्स पेशा अधिनियम के तहत गलत आ गए क्या हम, नहीं सही है। पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के पास लघु वनोपज के स्वामित्व का अनिवार्य अधिकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन है MFP का स्वामित्व भूमि अधिग्रहण परामर्श और शराब बिक्री को विनियमित करने का अधिकार क्या है, किसका है। तो पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के पास लघु वनोपज के स्वामित्व का अनिवार्य अधिकार है। ठीक है, यह अधिनियम जो है लघु वनोपज का स्वामित्व का अधिकार है, ये भी बात सही है। जो ग्राम सभा है उसके पास जो छोटे वनोपज हैं, कहीं पे कुछ निकल रहा है छोटा मोटा, जैसे बालू वालू निकल रही है गांव में, तो उस पर जो है ग्राम सभा का ही एक प्रकार से स्वामित्व रहेगा। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू है। समान रूप से तो ये लागू नहीं भी हो सकता है, समान रूप से ये लागू नहीं है, ये बात सही है। हर क्षेत्र में समान रूप से लागू नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा जो है वो पंचायतों से परामर्श करना अनिवार्य है। जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं
कि अगर ज़मीन अधिग्रहण करना चाहता है तो ग्राम पंचायत या पंचायतों से परामर्श करना अनिवार्य है। तो केवल 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन इसका जो है केवल 2 सही होगा। देखिए, पेशा अधिनियम 1996 के बारे में क्या गलत है? भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 6वीं अनुसूची में असम मेघालय में लागू होता है। ग्राम सभा की लघु वनोपज का स्वामित्व है। भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य है। दोस्तों, ये भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाता है। दूसरा, ये 6वीं अनुसूची राज्यों मेघालय, असम मेघालय में लागू होता है, बिल्कुल बात गलत है। असम मेघालय वाले राज्य में नहीं लागू होता है। 5वीं अनुसूची के तहत जो 10 राज्य हैं उन पर लागू होता है। ग्राम सभा के लघु वनोपज को स्वामित्व प्राप्त है, ये भी बात सही है। भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श लेना चाहिए, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर जो है इसका जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आंसर राइट है लेकिन कथन गलत है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीबीजी राम बिल 2025 के तहत ग्रामीण आजीविका को मनरेगा यहाँ पे दिया गया है, मनरेगा की तुलना आधुनिक बनाया गया है। किस आधुनिक बनाया गया? 60 वर्षों के अधिक आयु के लोगों के लिए है। इसका उद्देश्य गांव में निजी फैक्ट्रियों की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य नगद व्यवस्था में फिर से लागू किया जाना है। नगद व्यवस्था, इसमें कुशल और अर्धकुशल कार्यों को उच्च पारिश्रमिक देने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ही जो है इसका क्या है? वो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। मनरेगा वाला जो कानून है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार, इसका मतलब फुल फॉर्म में याद नहीं आ रहा है इस समय, हाथ में मोबाइल पकड़े हूँ, छोड़ देता हूँ तब भी नहीं याद आएगा, मैं भूल गया। विकसित भारत ग्रामीण रिन्यूएबल मिशन करके है, देख लीजिएगा भैया, मुझे याद नहीं आ रहा है, इस पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारत में टैक्सी के लिए राइड हेलिंग सेवा, जो राइड हेलिंग सेवा में सहकारी मॉडल का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या है? ड्राइवरों की कमीशन से मुक्ति मिलेगी, वाहनों पर मुफ्त ईंधन की व्यवस्था होगी, ग्राहकों के हर यात्रा पर सेवा मिलना मुक्त है, केवल सरकारी कर्मचारी ही यात्रा की अनुमति है। देखिए, ड्राइवरों को भारी कमीशन और मुक्ति मुनाफे की हिस्सेदारी, ये जो टैक्सी की पहल की गई है राइड हेलिंग सेवा, ये सहकारी मॉडल, एक सभी टैक्सी वैक्सी वाला सिस्टम जो है लेकर आया जा रहा है। तो उसमें लोग ड्राइवरों को जो है मतलब लिया जाएगा उनका डेटा और उनको जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड किया जाएगा, उस पे ये क्वेश्चन है। तो ड्राइवरों को भारी कमीशन से मुक्ति और मुनाफे में हिस्सेदारी, ये सही है। वाहनों को मुफ्त ईंधन की व्यवस्था की जाएगी, या ग्राहकों को हर यात्रा पर मुफ्त सेवा मिलना, ये भी बात गलत है। केवल सरकारी कर्मचारियों को ही यात्रा की अनुमति होगी, ये बात बिल्कुल गलत है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। ऑप्शन है ड्राइवरों को भारी कमीशन और मुक्ति और मुनाफे में हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, जो भी ड्राइवर हैं उनको कमीशन मिलेगा और मुक्ति मिलेगी, मुनाफे की हिस्सेदारी भी, मुनाफे में जो भी हिस्सेदारी होगी वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीबीजी रामजी मिशन फेस रिकग्निशन तकनीकी का क्या उद्देश्य है? जो बिल आया है बीबीजी रामजी वाला बिल, तो इसका जो मनरेगा वाला बिल है ये आया है, तो इसमें जो फेस रिकग्निशन क्या होगा? लोग आप देखते होंगे कि मनरेगा के तहत लोग पैसे निकाल लेते हैं, तो प्रधान जो होते हैं वो सब बहुत होशियार होते हैं, वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। इसका तो इंटरनेट की गति को मापना, गांव में पर्यटकों को के पहचान करना,
ग्रामीण की फिल्म निर्माण में मदद करना या फर्जी हाजिरी भ्रष्टाचार को रोकना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि भारत में जो है टैक्सी गिग इकोनॉमी के श्रमिकों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती है। सहकारी कोष के माध्यम से बीमा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करके, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को मजबूर करके, उन्हें काम पे पूरी तरह से प्रतिबंधित करे, उन्हें सरकारी पेंशन का अधिकार दे करके। तो सहकारी कोष के माध्यम से बीमा और स्वास्थ्य लाभ दे करके ये जो है इसका उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ जो है लोगों को दे सकती है। जो गिग इकोनॉमी मतलब भारत की जो टैक्सी वैक्सी वाली ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीबी जी राम बिल की संपत्ति एसेट क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट होगा। एसेट क्रिएशन पर संपत्ति निर्माण के विशेष ध्यान देने क्यों दिया जा रहा है। पुराने पेड़ों को काटने के, शहरों में इमारतों में, ताकि लोगों को सहकारी कार्यालय में काम मिल सके, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लंबी अवधि में आय पैदा करना, इसलिए जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में टैक्सी सेवा सर्ज प्राइजिंग मांग बढ़ने का किराया बढ़ना क्यों होगा। देखिए, टैक्सी सर्ज प्राइजिंग मांग बढ़ने पर किराया बढ़ना क्यों नहीं होगा, ये बता रहे हैं। क्योंकि यह सेवा केवल दिन के समय चलेगी, क्योंकि यह कारों की संख्या हमेशा असीमित होगी, क्योंकि किराया सरकार द्वारा विनियमित और लाभ के बजाय सेवा आधारित होता है, क्योंकि ग्राहक खुद अपना किराया तय करते हैं, क्योंकि किराया सरकार द्वारा विनियमित होगा और लाभ के बजाय सेवा आधारित होंगी। तो क्योंकि यह सेवा केवल कुछ समय चलेगी, ये भी बात गलत है, क्योंकि किराया जो है सरकार द्वारा विनियमित किया जाएगा और लाभ के बजाय सेवा आधारित होगा। ठीक है, सेवा आधारित होगा ये टैक्सी वाली जो सर्विस चल रही है। बीबीजी राम मिशन के तहत ड्रोन मैपिंग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा। मोबाइल टावरों की मरम्मत के लिए, पक्षियों की गणना करने के लिए, ग्रामीण जल निकायों के भूमि सीमाओं के सर्वेक्षण के लिए, गांव में पिज्जा और डिलीवरी के लिए, ग्रामीण जल निकायों और भूमि की सीमाओं के सर्वेक्षण के लिए। इसके लिए जो है ये बात की गई है बीबीजी राम जी विधेयक ड्रोन मैपिंग। तो जो भी जल निकाय हैं, जो भूमि की सीमाएं हैं, उनके सर्वेक्षण के लिए ये बिल मतलब ड्रोन मैपिंग की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है ये उधर चला गया, इसको इधर कर लेते हैं दोस्तों। भारत में टैक्सी पहल जो है डिजिटल ये जो भारत टैक्सी पहल डिजिटल इंडिया विजन में कैसे योगदान देती है। जो ई कॉमर्स वेबसाइटों पर छूट देकर, फेसबुक इंस्टाग्राम का उपयोग अनिवार्य करके, मुफ्त लैपटॉप बांटकर, सरकारी डिजिटल भुगतान गेटवे, परिवहन डेटाबेस और एकीकरण के माध्यम से। तो ई कॉमर्स वेबसाइटों को छूट देकर नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम में अनिवार्य करके नहीं, मुफ्त लैपटॉप नहीं बांटेगी, यही वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। सहकारी डिजिटल भुगतान और परिवहन डेटाबेस के एकीकृत के माध्यम से ये काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीबीजी राम बिल ग्रामीण स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों ये बात है, ये कैसे बढ़ावा दे रहा है, ये इस पे क्वेश्चन है। तो मिशन के तहत बनने वाली परिसंपत्तियों को छोटे ग्रामीण उद्यमियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्हें विदेशों में मुफ्त जमीन दे करके, उन्हें केवल विदेशी कंपनियों के साथ काम करने के लिए बाध्य करके, टैक्स कर में 100% ख़त्म करके, इससे तो किसान मतलब जो भी है स्टार्टअप्स, ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा तो इस तरह से नहीं दिया जा रहा है। 100% छूट दे देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इस मिशन के तहत
परिसंपत्तियों को छोटे ग्रामीण उद्यमियों को उपलब्ध करा करके स्टार्टअप बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, परिसंपत्तियाँ दे करके उन्हें हम क्या कर रहे हैं, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप में छोटे उद्यमी ही आते हैं, ध्यान रखना ये दोस्तों बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जो टैक्सी पहल है नागरिक उन्मुख सिटीजन सेंट्रिक है, शब्द का अर्थ क्या है? उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्य फीडबैक की प्राथमिकता देना, इसका जो है मतलब उद्देश्य है। मतलब जो उपयोगकर्ता हैं उनको सुरक्षा और उचित मूल्य पर फीडबैक प्राथमिकता देना, ये सही है। दोस्तों ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और हमें भी मोटिवेशन मिले जिससे। और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नई सीरीज लाने के लिए जो हमें पर कमेंट कीजिए वीडियो पर, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना अच्छा जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा।